दुनिया में एक बदलता हुआ दौर चालू है। रशिया यूक्रेन के क्राइसिस और उसी के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में हमारे को चाइना और ताइवान के बीच में भी उभरते हुए क्राइसिस देखने को मिलते हैं। वहीं पे यूएस ने अपने हाई लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ताइवान भेजा और ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट उनके मिलिट्री आधुनिकीकरण के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिया जो कि एक काफी सिग्निफिकेंट पावर है आज की तारीख में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, उसका भी इन सारी की सारी इंस्टेबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या है ताइवान का मसला, यूएस का इसमें क्या रोल है, इंडिया किस तरीके से यहां पे इन्वॉल्व है और इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या सवाल पूछे हैं इंटरव्यू और मेंस में, सारे की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं, प्रेजेंटेड बाय मुदित गुप्ता। अनअकैडमी पे हमारा एक प्रयास ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट सीरीज चालू है जो 22 से 25 अगस्त तक हो रहा है, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक एग्जैक्टली मेंस के पैटर्न पे। सो डू एनरोल फॉर दिस प्रयास। हमारा इनिशिएटिव 25 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में कंप्लीट सिलेबस, ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, एंड ऑल्सो Physical Notes 2.0 are now available at Unacademy, so do enroll for that. तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट की कि एग्जैक्टली ये पूरा कन्फ्लिक्ट है ये कहां से शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे लेक्चर का जो हैंड आउट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप ज्वाइन करिए, आपको वहां पे इसका हैंड आउट मिल जाएगा। तो आपको खुद से नोट्स बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है। अगर हम चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट समझें, 1624 से लेकर 1661 तक ताइवान जो है वो डच कॉलोनी था, कॉलोनियलिज्म का दौर था। फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, डैनिश अलग अलग जगहों पे अपना कब्जा जमा रहे थे। उस दौर में ताइवान जो था वो एक डच कॉलोनी था। उसके बाद 1683 से लेकर 1895 तक चाइना में एक डायनेस्टी है, किंग डायनेस्टी, उनके अंडर ताइवान आता था। मतलब कि पहले कॉलोनियलिज्म का पार्ट था और फिर मोनार्कियल रूल के अंदर आ गया किंग डायनेस्टी के अंदर। 1895 में चाइना और जापान का युद्ध होता है जिसे साइनो जापानीज वॉर बोलते हैं। और यहां पे जापान जो है, जो हम इधर मैप में देख पा रहे हैं, ये ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ताइवान किंग डायनेस्टी के कब्जे से बाहर निकल के जापान के कब्जे में चला जाता है। अगर हम देखें समंदर के रास्ते में तो ताइवान और जापान काफी क्लोज हैं। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। दूसरा विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक होता है, जापान पूर्ण रूप से हार जाता है। और जापान जब हारता है तो वो ताइवान का जो कंट्रोल है वो वापस चाइना को दे देता है। 1945 में ताइवान दोबारा से चाइना के कंट्रोल में आता है। एंड उसके बाद 1949 में 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर छिड़ती है। सिविल वॉर का मतलब कि दो गुट आपस में लड़ते हैं कि चाइना का जो राजनीतिक ढांचा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस तरीके से होगा। और यहां पे जो ग्रुप हारता है वो भाग के ताइवान चला जाता है। इधर माओ जेडोंग जो हैं, जिन्हें फादर ऑफ चाइनीज नेशन भी बोला जाता है, तो वो यहां पे जीत जाते हैं सिविल वॉर में। और उनके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो भाग के ताइवान जाते हैं और ये कहते हैं कि ताइवान में हम अपनी नई सरकार बनाएंगे। इस सिविल युद्ध के बाद से ताइवान चाइना से थोड़ा अलग है और ताइवान में अपनी खुद की सरकार चलती है। अगर हम आज के दौर की बात करें 2022 में, ताइवान के पास खुद का संविधान है, यहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और खुद की आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख सोल्जर्स हैं ताइवान की आर्मी में। तो मतलब ताइवान ये बोलता है कि मैं एक अलग देश हूं और मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन चाइना ये बोलता है कि क्योंकि ताइवान इतने लंबे समय तक किंग डायनेस्टी के अंडर रहा था, इस वजह से ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है और ताइवान को चाइना से कोई अलग नहीं कर सकता। चाइना यहां पे एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसे कहते हैं एक चीन का सिद्धांत, दैट इज वन चाइना प्रिंसिपल। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर चाइना कहता है कि ताइवान, अगर हम मैप में देखें इधर ये वाला हिस्सा ताइवान, तिब्बत, ये चाइना का मैप है और यहां पे ये है तिब्बत एरिया। जिंगजियांग, ये जिंगजियांग एरिया है। एंड हांगकांग, यहां पे हांगकांग है, इधर हांगकांग है। इन 4 एरियाज में टाइम टू टाइम चाइना में प्रोटेस्ट चलता रहता है। ताइवान तो अभी आज की तारीख में अलग देश है ही, लेकिन जिंगजियांग में, तिब्बत में, हांगकांग में प्रोटेस्ट चलता रहता है कि हमारे को चाइना से अलग होना है, हमारे को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने हैं, हमारे को संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं। इस प्रकार से इन सब एरियाज में अलग अलग प्रोटेस्ट चालू रहते हैं। चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी, जहां पे वो कहता है कि ये चारों के चारों जो एरियाज हैं, जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान, ये चाइना का ही हिस्सा है। और वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब है कि इन चारों एरियाज को चाइना से कोई अलग नहीं कर सकता। इस वन चाइना प्रिंसिपल के अंदर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बात बोली कि इंटीग्रेशन ऑफ ताइवान जो है
वो चाइना के साथ होके रहेगा। यहां पे हमारे को चाइना में एक थोड़ा सा चेंज इन स्टैंड देखने को मिलता है, मतलब कि जो उन्होंने रुख अपनाया उसमें हमारे को थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। पहले 2013-14 की अगर बात करते हैं, उस टाइम पे जो चाइना के राष्ट्रपति थे वो ये बोलते थे कि हम ताइवान को चाइना में मिलाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, थ्रू पीसफुल मीन्स। अभी कुछ समय से शी जिनपिंग ने एक लाइन यूज करना शुरू करा है, इंटीग्रेशन ऑफ ताइवान। उन्होंने ये जो फ्रेज है थ्रू पीसफुल मीन्स, शांतिपूर्ण तरीका, ये फ्रेज बोलना बंद कर दिया है। ये अपने आप में एक राजनीतिक सिग्नल है कि चाइना ताइवान को अपने आप में मिलाएगा, इंटीग्रेट करेगा, चाहे पीसफुल मीन से या फिर मिलिट्री का इस्तेमाल करके। पहले स्पेसिफिकली पीसफुल मीन्स ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक राजनीतिक इशारा है कि चाइना ताइवान को अपने आप में मिलाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। वेरास दूसरी तरफ ताइवान ये कहता है कि मैं चाइना में नहीं मिलूंगा और मैं एक आजाद इंडिपेंडेंट देश हूं। तो हमने यहां पे समझा कि चाइना ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहां से शुरू होता है और क्यों आज ये इतना बड़ा हो चुका है। सेकेंड पिलर है अपना साउथ चाइना सी की पॉलिसी। यहां पे देखते हैं कि चाइना एग्जैक्टली क्या पॉलिसी फॉलो कर रहा है। साउथ चाइना सी जो पूरा एरिया है, यहां पे चाइना कहता है कि पूरा समंदर, ये जो दक्षिणी चीन सागर है, ये मेरा है। अगर आप यहां पे लाल रंग की रेखा देख रहे हैं इधर, इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल 9 डैश हैं। यहां पे 9 रेखाएं हैं। इसे कहते हैं 9 डैश लाइन, इसे कहते हैं 9 धाराशाली रेखा, 9 डैश लाइन। चाइना कहता है कि ये जो 9 डैश लाइन है, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा मेरा है। आप देखिए लाइन जो है ताइवान के जस्ट नीचे जाके रुकती है। यहां पे ताइवान है, ताइवान के जस्ट नीचे ये लाइन जाके रुकती है। तो चाइना कहता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया मेरा है और इसके अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं वो भी मेरे हैं। हमने क्या देखा कि एक तरफ चाइना कह रहा है कि ताइवान उसका है, दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि ये पूरा एरिया उसका है। तो चाइना के ऊपर जो ताइवान अपना कब्जा जमाना चाहता है वो उसकी एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब कि वो इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, जिसकी वजह से वो 9 डैश लाइन और ताइवान दोनों के ऊपर अपना मिलिट्री कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ताइवान के ऊपर जो चाइना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअल में उसकी एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये चाइना के कंट्रोल में हो, जिससे कि इस पूरे एरिया के ऊपर चाइनीज हेजमनी, चाइनीज कंट्रोल, चाइनीज स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बना रह सके। यहां पे मैंने खाली मैप लगा दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जब भी आप ये हैंड आउट डाउनलोड करके रिवाइज करेंगे तो इस खाली मैप में प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि ये ताइवान है, ये चाइना है, यहां पे 9 डैश लाइन है साउथ चाइना सी की, और इन पूरे एरियाज को चाइना जो है वो कब्जा करना चाहता है। यहां पे आपका एक प्रीलिम्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी निकलेगा। साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है पैरासल आइलैंड्स, ये आइलैंड ग्रुप नंबर 1, एक है स्कारबोलो शोल आइलैंड नंबर 2, और एक है स्प्रैटली आइलैंड्स आइलैंड नंबर 3। इन तीनों का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। यूपीएससी में नॉर्थ से साउथ ऑर्डर यहां पे प्रीलिम्स में बन सकता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, कि इन तीनों को आप नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में अरेंज करिए। तो पैरासल आइलैंड, स्कारबोरो शोल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स, इन तीनों का आपको ऑर्डर याद रखना है। तो ओवरऑल ये जो चाइनीज स्ट्रैटेजी है वो है कि इस पूरे साउथ चाइना सी पे हमारे को कंट्रोल करना है, और ताइवान जो है उस बड़ी स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमने समझा कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू होता है, चाइना की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है साउथ चाइना सी में, यहां पे यूएस का क्या रोल आता है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता है कि जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में एक टाइम पे हेजमनिक पावर था। हेजमनिक पावर का मतलब है कि यूएस जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, पूरी दुनिया में सिंगल हैंडेडली पूरा सिस्टम चलाता था, सारे इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, अलग अलग जगह की सिक्योरिटी, वो सारा काम यूएस देखता था। हेजमनिक पावर का मतलब होता है एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के राजनीतिक ढांचे को कंट्रोल कर रहा है। जो वो बोलेगा वही होगा, वो बोलेगा दिन तो दिन, वो बोलेगा रात तो रात। इसे कहते हैं हेजमनिक पावर, कि कोई बड़ा देश, छोटा देश उसके आगे नहीं बोल सकता। इसे कहते हैं हेजमनिक पावर। अब हमारे को यह समझना है कि अगर इस पूरे एरिया में चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है अमेरिका को यह लगेगा कि इस एरिया में मेरा दबदबा जो है वो कम हो रहा है, मेरा कंट्रोल जो है वो कम हो रहा है, मेरा वर्चस्व, मेरी हेजमनी कम हो रही है। यूएस ऐसा नहीं चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि दुनिया में उसका वर्चस्व कम हो। इस कारण से, स्ट्रेटेजिक कारण से यूएस के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी में और ताइवान के ऊपर कब्जा जमा लेता है तो यहां पे यूएस का जो बढ़ता वर्चस्व है वो कम हो सकता है।
इस वजह से राइज ऑफ चाइना जो है, चीन का जो उभरता हुआ स्टैंस है, वो यूएस के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है। यूएस ने ताइवान को सपोर्ट करने के लिए 1979 में अपने कांग्रेस में एक बिल पास करा था, और अभी रिसेंटली बात चल रही है कि इस पुराने बिल को हटा दिया जाए और नए बिल को लाया जाए। इस बिल में क्या है, बेसिकली यूएस की जो पॉलिसी है ताइवान के लिए वो ऐसी है कुछ कि हम ताइवान को चाइना के कंट्रोल में नहीं आने देंगे, ताइवान को हमारे को आज़ाद रखना है, ताइवान को सिक्योर रखना है, और उसके लिए यूएस जो है ताइवान को पैसा और मिलिट्री हथियार दोनों प्रोवाइड करेगा। मतलब कि यूएस जो है वो ताइवान की सैन्य आधुनिकीकरण में मदद करेगा और कोशिश करेगा कि ताइवान जो है वो चाइना के अंडर ना मर्ज हो, जिससे कि यूएस का दबदबा यहां पे बना रहे। क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहां पे ये नजर आएगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और यहां पे यूएस की अब ज्यादा पावर नहीं चलती है। तो इस मायने से ताइवान का जो मसला है वो यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूएस की जो कांग्रेस है उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी यहां ताइवान के विजिट पे थी। अब वो विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि यूएस दुनिया में एक सिग्नल देना चाहता है कि देखिए हम ताइवान को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे हाई लेवल के डिग्नेटरीज और हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो ताइवान विजिट करते हैं। इसका मतलब ताइवान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर है। ऐसा सिग्नल यूएस जो है वो चाइना को और दुनिया को देना चाह रहा था। लेकिन हमने क्या देखा, चाइना कहता है वन चाइना प्रिंसिपल, कि पूरा चाइना एक है। नैन्सी पेलोसी जो यूएस की अधिकारी हैं, जब वो ताइवान गई तो चाइना ने बोला कि ये जो पूरा का पूरा विजिट है ये वन चाइना पॉलिसी को वायलेट करता है, वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। और अपना प्रोटेस्ट मार्क करने के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए चाइना ने इधर ताइवान स्ट्रेट एरिया में हथियारों की प्रैक्टिस शुरू कर दी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए। यहां पे उसने अपने नेवी शिप्स, आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। ऐसा सिग्नल था कि यहां पे उन्होंने अपनी मिसाइल्स भी टेस्ट करी, ये दिखाने के लिए कि चाइना युद्ध के लिए पूरा तैयार है। अगर यूएस ऐसे विजिट्स के थ्रू चाइना को उकसाएगा तो चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करते टाइम नहीं लगेगा। इस एरिया में इस वजह से मिलिट्री टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। इसी के साथ यूएस एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। हमने देखा कि चाइना ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी फॉलो की जाए, और चाइना पूरे दुनिया के देशों से बोलता है कि आप सब भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करिए, कि जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। एक टाइम पे 1970s और 80s में जब यूएस और चाइना काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तब यूएस ने कई बार बोला था कि हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं। लेकिन अभी ऑफ लेटली यूएस के एक्शन से हमारे को साफ दिखता है कि यूएस वन चाइना पॉलिसी को कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, कि मतलब अभी यूएस का कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी वो कहता है कि मैं वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता हूं, कभी वो कहता है कि मैं वन चाइना पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। तो यूएस की यहां पे पॉलिसी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यूएस में ताइवान को लेकर डेडिकेटेड बिल पास हुआ हुआ है, यहां पे पैसा और हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल साउथ चाइना सी की बात करते हैं, यहां पे भी जैसे यूएस की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है और उसमें एक छोटी स्ट्रैटेजी है ताइवान की, यूएस की भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है साउथ चाइना सी में कि वो चाइना का राइज जो है उसे रोकना चाहता है। यूएस जो है उभरते हुए चाइना को रोकना चाहता है। उसके लिए यूएस ताइवान को तो सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं क्वाड ग्रुप। क्वाड में ये चारों देश मिलके इस पूरे एरिया में चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उभरते हुए वर्चस्व को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ यूएस ने एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं AUKUS। ये ग्रुप भी इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ते हुए चाइना के वर्चस्व को रोकने के लिए बनाया गया है। ऑल्सो हमें एक बात पता है कि चाइना छोटे देशों को बहुत सारी उधारी देके उन्हें दबाने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी या डेट डिप्लोमेसी। जैसे चाइना ने श्रीलंका के साथ करा, पाकिस्तान के साथ करा, म्यांमार के साथ करा, अफ्रीकन देशों के साथ करा, कि छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज में डुबा देता है, अपने कर्ज में दबा देता है और फिर वहां पे अपनी मनमर्जी करता है। यूएस इसे कहता है कि ये अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग है, ये गलत तरीका है, और इसलिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल क्रेडिट देने के लिए यूएस एक पॉलिसी लेके आया जिसे कहते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क। यूएस कहता है कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो उस पूरे एरिया में छोटे छोटे देशों को सस्टेनेबल लोन देगा, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, जिससे कि इन देशों को चाइना के चंगुल में ना फंसना पड़े। तो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए ये सारे के सारे कदम यूएस ने उठाए हैं। देखिए, अगर यूएस यहां पे ना सफल हुआ, असफल हुआ,
उस केस में यूएस का जो वर्चस्व है, उसकी जो हेजमनी है, वो पूरे रूप से खत्म हो जाएगी। इस वजह से यूएस के लिए ताइवान को रोकना, ताइवान को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने देखा कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइना की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है साउथ चाइना सी में, यूएस ताइवान की किस तरीके से मदद कर रहा है, और साउथ चाइना सी एरिया में यूएस क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे मसले का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि इंडिया की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि जो मैप हम अपने सामने देख रहे हैं, इन सारे एरियाज में चाइना जो है कई बार अपनी मिलिट्री भेज देता है और भारत के ऊपर सिक्योरिटी दबाव बनाने की कोशिश करता है। अभी हमने देखा कि यहां गैल्वान वैली एरिया में 2 साल से कॉन्फ्लिक्ट चालू है। उससे पहले कई बार अरुणाचल प्रदेश में यूएस अपने ट्रूप्स भेज चुका है। मतलब कि अलग अलग टाइम पे चाइना इस पूरे एरिया में अपने ट्रूप्स भेज चुका है। मतलब कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है इधर बॉर्डर के माध्यम से। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उस केस में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की तारीख में चाइना के बहुत से ट्रूप्स ताइवान की तरफ डाइवर्टेड है। चाइना की बहुत बड़ी सैन्य शक्ति जो है वो ताइवान की तरफ डाइवर्टेड है, उधर उन्होंने तैनात करे हुए हैं। अगर चाइना कल को ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, उस केस में चाइना के जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे ताइवान वाली साइड से, और चाइना उन्हें इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, और यहां पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ सकता है। कहने का मतलब है आर्मी लिमिटेड है, थोड़ी सी आर्मी इंडिया की तरफ लगा रखी है, थोड़ी सी आर्मी ताइवान की तरफ लगा रखी है। अगर कल को चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसके बाद जो वहां से उनकी आर्मी फ्री होगी, उसको कहेगा कि आप जाइए इंडिया के बॉर्डर पे जाइए और देखिए वहां पे क्या चल रहा है। जिसका मतलब है कि ताइवान को आजाद रखना भारत के इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर ताइवान आजाद रहेगा तो चाइना का बहुत बड़ा मिलिट्री का टुकड़ा उधर ताइवान की साइड पर तैनात रहेगा, जिससे हमारे बॉर्डर के ऊपर दबाव नहीं आएगा। तो एक ये फैक्टर है कि क्यों ताइवान की आजादी, ताइवान की सॉवरेंटी भारत के हित में है। अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, एक बॉलर पहली ओवर में अगर 2 विकेटें ले ले तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, फिर वो अच्छी बॉलिंग करता रहता है। सिमिलरली अगर चाइना यहां पे ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा कि नहीं, अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं। ताइवान यूएस के सपोर्ट के बावजूद मुझसे नहीं जीत पाया, तो फिर इंडिया के ऊपर भी मैं दबाव बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से चाइना का जो एम्बिशन है एशिया में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और चाइना अपने आप को सबसे बड़ी पावर समझने लगेगा। तो सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, और इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो ताइवान को आज की तारीख में आजाद रखे। दूसरा फैक्टर, ताइवान जो है वो दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। मतलब कि ताइवान में जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जो आपने देखा होगा मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, ऑटो और इन सब चीजों में लगती हैं, ये जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं सबसे ज्यादा ताइवान में बनती हैं। अगर ताइवान चाइना के कब्जे में आ जाता है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक और हमारी जो कंपनियां हैं, मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा जैसी कंपनियां जो अलग अलग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाती हैं, इन सबको काफी ज्यादा संकट हो जाएगा। क्यों? फिर चाइना हमारे ऊपर दबाव डालेगा कि देखो अब ताइवान मेरे कब्जे में आ गया तो मतलब उसकी सारी फैक्ट्रीज भी मेरे कब्जे में आ गई, अब मैं आपको इसकी सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं दूंगा। ऐसे करके वो हमारे ऊपर इकोनॉमिक तरीके से भी दबाव डाल सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो आज की तारीख में ताइवान में प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारी सिक्योरिटी और हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये देखिए कि अगर चाइना इस पूरे एरिया पे कब्जा कर लेता है और ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो यहां से हमारे शिप्स निकलना काफी मुश्किल होगा। देखिए ये इंडिया है, अगर यहां से हमारे शिप्स निकलते हैं तो चाइना की आर्मी और एयरफोर्स यहां पे ऑलरेडी होगी। वो कहेंगे नहीं, अपना शिप यहां से मत लेके जाओ, अपना शिप घुमा के कहीं और से लेके जाओ, ये चाइनीज एरिया है। मतलब कि हमारी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट जो है साउथ चाइना सी में वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी। ये 3 कारण है कि क्यों इंडिया को ताइवान को आजाद रखना बहुत जरूरी है। एक, सिक्योरिटी; दूसरा, अर्थव्यवस्था; तीसरा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट साउथ चाइना सी में। इन कारणों से इंडिया के लिए ताइवान को आजाद रखना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में इस पर्टिकुलर मुद्दे से क्या सवाल पूछे हैं। सबसे पहले अगर हम निबंध की बात करते हैं तो वहां पे पूछा, कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। यहां पे चाइना और शी जिनपिंग जो है वो ग्रेट चाइनीज सिविलाइजेशन की बार बार बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ताइवान जो था वो ग्रेट चाइनीज सिविलाइजेशन का हिस्सा था।
उस सिविलाइजेशन को रीस्टोर करने के लिए, उस सभ्यता को रीस्टोर करने के लिए हमारे को ताइवान के ऊपर कब्जा करना जरूरी है। तो चाइना जो है वो अपनी सिविलाइजेशन का हमारे को एक रीजन देके ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है एस्से का, यहां पे हम ये पूरा का पूरा वाक्य मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन, मतलब कि इंसान होने में और दयालु होने में एक काफी लंबी यात्रा है। यहां पे हमारे को ऐसा मानना है कि चाइना जो हथियारों का इतना ज्यादा प्रोलिफरेशन कर रहा है पूरे साउथ चाइना सी में और अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, इन सब जगहों पे वो जो अपने हथियार बढ़ा रहा है, ये मानवता की अप्रोच नहीं है, ये दयालु अप्रोच नहीं है, ये गलत अप्रोच है। तो यहां पे भी इस पर्टिकुलर एस्से में हम चाइना का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। साथ में मेंस में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। मतलब कि चाइना जो है वो अपना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था और ट्रेड बैलेंस का इस्तेमाल कर रहा है पूरे एशिया में अपना स्टेटस दबदबा बनाने के लिए। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज अ नेबर। हमने ऑलरेडी देख लिया क्वेश्चन कि जैसे जैसे चाइना का इकोनॉमिक और ट्रेड दबदबा बढ़ रहा है, वो छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा जमा रहा है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, अभी ताइवान के ऊपर मिलिट्री का इस्तेमाल करके दबदबा बना रहा है। तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि वो इंडिया को घेरने लगा है। इंडिया का सिक्योरिटी चैलेंज, इंडिया की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, इंडिया का अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी, इंडिया का ट्रेड, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। कैसे वो हमारी सेमीकंडक्टर की सप्लाईज रोक सकता है ताइवान के रास्ते, राइट। इसी के साथ 2014 में एक सवाल आया था विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के कॉन्टेक्स्ट में मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशंस, बढ़ते हुए तनाव में हमारे को जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होगा। वी नीड टू अफर्म द नीड फॉर सेफगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट थ्रू आउट द रीजन। मतलब कि दक्षिण चीन सागर में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और ये टेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं, भारत को इनसे निपटना होगा अगर हम अपना ट्रेड और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट इंश्योर करना चाहते हैं। तो इस बारे में क्वेश्चन था, ये हमने ऑलरेडी यहां पे मसला पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसे इंडिया को इस मैटर से डील करना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू होता है, हिस्ट्री क्या है उसकी, साउथ चाइना सी में पॉलिसी क्या चाइना की, यूएस का क्या रोल है, इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा और यूपीएससी यहां पे कैसे सवाल पूछता है। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स क्रैक इट।